अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे शेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ आरसी बीम्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आपके पास शेयर फोर्स होती क्या है और हम शेयर डिज़ाइन क्यों ज़रूरत है या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे शेयर एनालिसिस और डिज़ाइन, हम मतलब करते कैसे हैं। जितने भी आपके पास एसीआई कोड है या जिसमें आपके पास डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स के हैं, तो उस मैंने आपको बताया था कि वो आपके पास जो एग्रीगेट फोर्स है या एग्रीगेट इंटरलॉकिंग फोर्स को और डावल एक्शन को नेगलेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि शेयर फोर्स हमारे पास में इसको रजिस्ट करने के लिए हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपके पास एक कंक्रीट होती है, दूसरी आपके पास एग्रीगेट इंटरलॉकिंग फोर्स होती है, तीसरी आपके पास डबल एक्शन होता है, फोर्थ आपके पास शेयर एनफोर्समेंट होती है। जितने भी कोड्स हैं, चाहे आपके पास एसीआई हो, डिफरेंट और बिल्डिंग के कोड्स हैं, तो वो सारे एग्रीगेट इंटरलॉकिंग और डावल एक्शन को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो शेयर फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एज पर कोर्स, वो सिर्फ आपके पास एक कंक्रीट यूज़ कर रही होती है जो आपके पास कंप्रेशन में होती है, उसको रजिस्ट करने के लिए कंक्रीट होती है, और दूसरा आपके पास स्टील स्ट्रिप्स होती हैं, स्टील एनफोर्समेंट। ये दो चीज़ होती हैं जिसको आपने डिज़ाइन के और एनालिसिस के अंदर कंसीडर करना होता है। तो इसी वजह से जो आपके पास एसीआई कोड, एसीआई चैप्टर के कोड 11 की जो प्रोविजन है 11.1, वो कहती है कि जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ है वो आपके पास होती है सम अप ऑफ कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ एंड स्टिरप्स शेयर स्ट्रेंथ। वी एन इज इक्वल टू, वी एन होता है आपके पास नॉमिनल शेयर इज इक्वल टू वी सी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस वी एस। वी एस का होता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टील या shear strength of stirrups। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ आपके पास प्रोवाइड की जाती है कंक्रीट में और स्ट्रिप्स के अगेंस्ट ओनली। तो इसी तरह जो आपके पास डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ है वो आपके पास उसकी वैल्यू इक्वल टू होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन होनी चाहिए अल्टीमेट शेयर। जिस तरह मूवमेंट के लिए कहते थे कि नॉमिनल मूवमेंट क्या या ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए अल्टीमेट मूवमेंट के। तो इसी तरह आपके पास सेम क्राइटेरिया शेयर के लिए भी है। तो 5 VN शुड बी ग्रेटर देन VU। और इस केस ऑफ शेयर 5 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0.75, और ये y की वैल्यू आपको मिलेगी एसीआई चैप्टर 9 के अंदर, जिसमें आपकी प्रोविजन है 9.3.2 के अंदर, जिसमें मेंशन है कि 5 की जो शेयर की 5 की वैल्यू क्या होती है 0.75। जिस तरह हम फ्रैक्चर के लिए या टेंशन के लिए हम जो लेते थे 5 की वैल्यू होती थी 0.9 होती थी। इस तरह शेयर में जो जब भी आपने 5 यूज़ करना है तो उसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75। और अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे आपने शेयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। तो उसके लिए जो एसीआई कोड कहता है कि कंक्रीट में प्रोवाइड इनफ स्ट्रेंथ, मतलब कंक्रीट की अपनी इतनी स्ट्रेंथ होगी टू रेजिस्ट शेयर, बट केस अब कहता है कि जो आपके पास नॉमिनल शेयर की वैल्यू, जब भी आपकी वॉस की वैल्यू मोर देन 0.5 VC हो, मतलब हाफ ऑफ VC से ज़्यादा हो, तब आपने वहाँ पे सिरप प्रोवाइड करनी है। अगर आपके पास नॉमिनल शेयर की वैल्यू लेस देन हो, आपके पास हाफ ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो आपने वहाँ पे सिरप प्रोवाइड नहीं करनी। अगर करेंगे भी तो वो आपके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा या एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा। वहाँ पे एज पर कोड कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो जब भी आपके पास अल्टीमेट शेयर होगा उसकी वैल्यू मोर देन हाफ ऑफ 5 VC से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपने स्टेटस प्रोवाइड नहीं करें। और हम भी अपने डिज़ाइन के अंदर यही करेंगे कि पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि अल्टीमेट शेयर क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे 5 VC या कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या है। फिर हम जहाँ पर चेक करेंगे कि जहाँ पे उसकी वैल्यू हाफ से कम आ जाती है वहाँ पे हम स्टेटस प्रोवाइड नहीं करें, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है एज पर एसीआई कोड। तो एसीआई कोड के अंदर जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है 2 लैम्डा अंडर रूट F प्राइम C BW/D। और ये आपको गिवन है एसीआई कोड के चैप्टर एसीआई कोड 318 के चैप्टर नंबर 11 में। उसकी प्रोविजन है 11.2.1, जहाँ पे आपको गिवन है कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ का फार्मूला आपने
क्या लेना है या उस शीयर स्ट्रेंथ की वैल्यू आपने वहाँ पे क्या लेना। सेकेंड टर्म थी इसके अंदर यूज हो रही थी वैल्यू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिरअप्स। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिरअप्स आपके पास डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टिरअप्स, वहाँ पे पर्टिकुलर क्रैक को रजिस्ट करने के लिए या पर्टिकुलर बीम में आप कितने नंबर ऑफ स्टिरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसका फार्मूला होता है आपके पास होता है AVFY D/S। D/S बेसिकली आपके पास एक रेशियो होती है कि किस डिस्टेंस में आपने कितनी स्पेसिंग पे स्टिरअप्स हाउस में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको पास मिलता है, उसका फार्मूला जो आपके पास गिवन है वो गिवन है ACI के क्या वही चैप्टर नंबर 11 में 11.4.7.2 के अंदर। हाँ, तो यह फार्मूला जो आप यूज़ कर सकते हैं इंक्लाइन के लिए भी गिवन है, जिसके अंदर आपके पास साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा यूज मल्टीप्लाई हो जाता है। बट हम इसको प्रेफर नहीं करते और ना ही हम इसको डिज़ाइन के अंदर फॉर द टाइम बिंग कंसीडर करेंगे। डायगोनल स्टेयर्स अगर आपने किसी इसको डिटेल में करना है तो अपना इंशाल्लाह मास्टर्स के अंदर इसको रिसर्च करेगा या इसके अंदर थीसिस करेगा, तो इंशाल्लाह फिर इसके बारे में डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, इनकी स्पेसिंग कैसे रखी जाती है वो उसमें पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ ओनली वर्टिकल स्टेप्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा। और स्टिरअप के लिए आपको पास पता है कि मिनिमम, जैसे मैं लास्ट टाइम बताता है कि ये तो मैंडेटरी है कि उसमें मिनिमम 1 लाख तो लाजमी हो, एटलीस्ट 1 लाख। बट यूजुअली स्टेप्स के अंदर आपको पास मिलेंगी 2 lakhs या उससे आपको ज़्यादा, जिनके मोस्टली आपके पास हम जो फील्ड में आजकल यूज होती है वो मेजोरिटी आपके पास 2 लाख स्टेप्स होती है। नो डाउट इसके अलावा भी आपके पास होंगे 3 lakhs भी हैं, 4 lakhs भी, 5 lakhs भी, 6, तो जितनी आप उसमें अंदर बीम्स को कंटिन्यू करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास शेयर स्ट्रेस का फार्मूला जो आपके पास होता है AVFY/D/S, और उसके अंदर आपके पास जो AV की वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे एरिया उसमें क्या लेना है स्ट्रेस का, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ लेग्स के अंदर। और उसका फार्मूला होता है AV = N×5DS²/4। और ds क्या होता है बेसिकली स्टेप्स का डायमीटर। जब आपने नंबर 3 बार यूज किया, नंबर 4 बार स्टेप्स है, आपने मतलब वहाँ पे कौन सी स्टेप यूज की है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास 1 लाख है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आपके पास 2 लाख स्टेप्स हैं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 3 लाख है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 4 लाख है तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अगर इसको मैं सिंपलीफाई करके बताऊं तो अगर 2 लाख स्टेप्स होगी नंबर 3 बार की, तो जो नंबर 3 बार के एरिया उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास AV की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह अगर 3 लाख है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपने वहाँ पे डाया बार प्रोवाइड किया उससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शेयर इन्फोर्समेंट जो उसका एरिया आ जाएगा स्टेप्स का, वो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जिसके अंदर आपने स्टिरप्स या स्टील प्रोवाइड करना है उसकी आपने उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या रखनी है, या उस सेक्शन के अंदर आप उसमें प्लेस कर भी सकते हैं स्टिरप्स वहाँ पे या नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आपने डिज़ाइन करना है सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका सेक्शन इज सफिशिएंट टू रेजिस्ट शेयर, शेयर को रेजिस्ट करने के लिए मतलब उसमें कैपेबिलिटी है भी कि नहीं है। और सेक्शन आपका कंसिडर किया जाता है इनसफिशिएंट टू रेजिस्ट शेयर अगर उसकी वैल्यू हो VS, जिसे हम कहते हैं वैल्यू मोर देन हो 8√F'(C)BW/D। अगर उससे वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपके पास सेक्शन क्या है वो इतने काबिल नहीं है कि वहाँ पे उसकी शेयर इन्फोर्समेंट प्लेस कर सकें। तो अगर आप उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें कंजेशन हो जाएगी। तो आपके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे कंक्रीट में से एटलीस्ट उसकी जो नॉमिनल डायमीटर होगा या नॉमिनल एग्रीगेट साइज है वो उसमें से पास आउट नहीं कर सकेगा स्लैब्स में से, तो उससे क्या होगा, हनी कॉमिंग शुरू हो जाएगी। तो आप उसमें कंक्रीट इसी तरह प्लेस नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा उसमें कंडीशन हो जाएगी। तो इस केस में आपने करना क्या है कि आपने सेक्शन को इंक्रीज करना है, उसकी मतलब डायमेंशन को आपने इंक्रीज करेंगे तब आप कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि उस सेक्शन को वहीं पे लीव कर दें, इसको डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है ACI 11.4.7 के अंदर। और इसका मतलब क्या है कि इसको अगर आप उसको रिलेट करना चाहें शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से, तो जब भी अल्टीमेट शेयर की वैल्यू मोर देन हो 5 टाइम्स ऑफ 5 EC, तो इसका मतलब क्या सेक्शन आपका इनसफिशिएंट है।
अगर वी एस से करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है 8 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी। अगर वी यू से करेंगे तो क्या जाती है 5 अंडर रूट 5 वी सी से हो जाती है। अब ये वी यू क्या होता है बेसिकली आपके पास, मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल शेयर या अल्टीमेट शेयर क्या हो जाएगा, जैसे हम पहले नॉमिनल देख लेते हैं, अल्टीमेट में सिर्फ आपके पास 5 मल्टीप्लाई होता है, इसमें आपके पास क्या होता है वी सी आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्लस वी एस होता है। अब इसमें क्या है हमारे पास गिवन है वी एस के आपके पास 8 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डी, और जो आपके पास वी सी होता है उसकी वैल्यू होती है 2 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डी। तो ये 2 प्लस 8 क्या मिल क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, या इनडायरेक्टली आप इसको में से 2 कॉमन ले लें, आपके पास क्या पीछे आ जाएगा 1 प्लस 4। आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यही वो वैल्यू की है, और ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 5वी सी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसे हम कह देंगे 5वी सी। उसके बाद ये आपको पास आपका सेक्शन सेटिस्फाई कर गया कि ठीक है आप उसके अंदर सेक्शन बीम्स के अंदर प्लेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि आपने चेक लगाना है कि वो आपने उनकी स्पेसिंग क्या रखनी है स्ट्रिप्स की। तो एसीआई कोड स्पेसिफाई करता है कि स्ट्रिप्स की स्पेसिंग बीम्स के अंदर कब रिक्वायर्ड है कब नहीं है। तभी मैंने बताया कि जब भी वैल्यू अल्टीमेट की वैल्यू मोर देन ऑफ वी सी बाई 2 से, तो आपने वहाँ पे स्ट्रिप्स प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो उसके बाद आपकी रिक्वायर्ड स्पेसिंग के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद उसको ड्राइव करेंगे, तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा उसकी स्पेसिंग की वैल्यू आपने क्या रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5vn शुड बी मोर देन वी यू, और इनडायरेक्टली आप उसको देख लें तो 5 की वैल्यू एज इट रहेगी, और वी एन हमारे पास क्या होता है वी सी प्लस वी एस इज इक्वल टू वी यू हो जाएगा। इससे अगर आप वी एस की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास जो 5vc है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में चला जाएगा। वी सी क्या हो जाएगा वी यू बाई 5 माइनस वी सी हो जाएगा। तो उससे आपके पास जो वी एस के फार्मूला मैंने आपको बच्चे बताया है उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा वी एस का ए वी एफ वाई डी बाई एस, उसको इनकॉपरेट करें इज इक्वल टू 5 वी यू माइनस वी यू 5 माइनस वी सी एज इट रहेगा। और यहाँ से आप उसमें जो एस है बेसिकली स्पेसिंग है उससे आप उसकी फार्मूले में से वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगी स्पेसिंग एस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें उनको ए वी एफ वाई डी ओवर वी यू 5 माइनस वी सी, जैसे हम वी एस भी कह सकते हैं एस इक्वल टू ए वी एफ बाई डी एस ओवर वी एस। तो ये डोमिनेटर में जो टर्म है आपके पास ये आपके पास इक्वल है वी एस की, या शेयर स्ट्रेप्स के इक्वल है। तो ये आपके पास अगर इसकी वैल्यू वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब अपने वहाँ पे मिनिमम स्टील इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। अगर इसकी वैल्यू कुछ और आ जाती है पॉजिटिव में वैल्यू, तो जो भी आपके पास स्पेसिंग की वैल्यू आ जाएगी उतनी स्पेसिंग पे आपने सारी स्टेटस वहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। तो आपके पास उसके बाद हमें मिनिमम या मैक्सिमम को जो चेक क्या है इन्फोर्समेंट का वो भी आपने प्रोवाइड लगाना है। एसीआई मिनिमम इन्फोर्समेंट एरिया का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है ए वी मिनिमम इज इक्वल टू 50 डी डब्ल्यू एस। डी डब्ल्यू क्या है विड्थ ऑफ बीम into s spacing of strips over fy, और 0.75 अंडर रूट एफ प्राइम सी वी डब्ल्यू डी बाई एफ वाई। इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा हम उसको यूज करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि मिनिमम रेनफोर्समेंट आपने वहाँ पे कितनी प्रोवाइड करनी है। ऐसे अगर आप स्पेसिंग को निकालेंगे इसी फार्मूले से ए वी मिनिमम से तो आपके पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम स्पेसिंग आ जाएगी। इसी तरह आपने जो मैक्सिमम स्पेसिंग रखनी है उसके लिए आपको एसीआई कोड 11.4.5 से मदद लेनी पड़ेगी। उसके मुताबिक आपके पास आपके पास एक बेंच मार्क है। अगर वी एस की वैल्यू मोर देन 2 टाइम्स ऑफ वी सी है या फिर आपके पास लेस देन 2 टाइम ऑफ वी सी है तो उसका फार्मूला डिफरेंट है, अगर लेस होगी तो उसका फार्मूला क्या होगा डिफरेंट है। तो अगर आपके पास वी सी की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू वी 2 टाइम्स ऑफ वी सी हो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो उस केस में आपके पास जो मैक्सिमम स्पेसिंग आप ले सकते हैं या आप लेंगे 0.5 टाइम्स ऑफ डी मतलब डी बाई 2 और 24 इंचेस, दोनों में से जो स्मॉलर होगी वो आप यूज करेंगे। और इसी तरह अगर वी एस की वैल्यू मोर देन हो
टू टाइम्स ऑफ वी सी। उस केस में आप जो स्पेसिंग लेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग वो आप ले सकते हैं d/4 या जिसे हम कहते हैं 0.25 टाइम्स ऑफ डी और 12 इंचेस। तो इन दोनों में से जो भी आपका क्राइटेरिया सेट हो रहा है, जहाँ भी शेयर फोर्स स्ट्रेस की वैल्यू लेस देन 2 वी सी होगी तो वहाँ पे आप 24 इंचेस वाली कंडीशन होल्ड करेंगे। अगर मोर देन 2 टाइम्स वी सी हो तो उसमें आप 12 इंचेस वाली कंडीशन होल्ड करेंगे। इसी तरह अगर आप इसको नॉमिनल शेयर से रिलेट करें तो अगर नॉमिनल शेयर लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी सी है तो मैक्सिमम जो स्ट्रिप स्पेसिंग होगी वो क्या हो जाएगी 0.5 टाइम्स ऑफ डी और 24 इंचेस। और अगर ये वैल्यू वी एन की मोर देन और 3 टाइम्स ऑफ वी सी तो उसमें जो मैक्सिमम स्ट्रिप स्पेसिंग होगी वो होगी आपकी मिनिमम ऑफ 0.25 डी और 12 इंचेस। मतलब आपको पास पता होगा कि डी क्या बेसिकली इसमें इफेक्टिव डेप्थ होती है आपके पास। जो भी आपके पास इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है उसको अगर आप d/4 करेंगे तो उससे आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अगर उसका आंसर को डिजाइन सॉल्व के बाद आपके पास 15 आता है, दूसरा आपके पास 12 इंचेस है, तो उसमें से क्या लेंगे 12 इंचेस में सारी स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। और इन केस अगर आपके पास ऐसे आता है कि d/4 करने के बाद आप उसका आंसर आपके पास एक 7 इंचेस आता है और दूसरा आपके पास 12 इंचेस है तो आप उसमें से 7 इंचेस लेंगे। तो उतने स्पेसिंग पे आप सारी स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे। तो दो चेक हैं आपके पास, वी एस अगर लेस देन 2 वी सी हो और वी एस आपकी ग्रेटर देन 2 वी सी हो। उसके अलावा आप हमारे पास जो क्रिटिकल सेक्शंस कौन से होते हैं इन केस ऑफ शेयर डिजाइन या क्रिटिकल शेयर सेक्शन हमारे पास कौन से होते हैं? जो आपके पास लोड ट्रांसफर होता है बिटवीन बीम्स में और उससे सपोर्ट्स के दरमियान या उसके कॉलम्स के दरमियान, वो आपके पास होता है थ्रू कॉनिक शेप, मतलब कॉनिकल शेप बनती है जिसमें एट एंगल ऑफ 45 डिग्री होता है, जैसे ये फिगर में दिखाया गया। जो भी कोई भी एक कॉलम है तो वहाँ पे जो फोर्स ट्रांसफर होगी उसमें क्या होगी एट एंगल ऑफ जनरली 45 डिग्री पे होती है। इसी तरह जो कन्वेक्स भी जनरेट होते हैं वो आपके पास एट एंगल ऑफ 45 डिग्री ही होते हैं। और इसीलिए शेयर फेलियर भी आपके पास अकर करते हैं एट दीज क्रिटिकल सेक्शन। और ये डिक्शन की जो लेंथ होती है या मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ डी। ये जो डी है आपके पास इतने डिस्टेंस पे फ्रॉम फेस ऑफ द स्पोर्ट से एट अ डिस्टेंस डी पे ये एक्ट कर रहे होते हैं। और डी क्या आपके पास वही इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द टेंशन स्टील है, टेंशन टेस्ट स्टील की जो भी डेप्थ है, क्योंकि ये क्रैक 45 डिग्री पे इनिशिएट होते हैं तो जितना भी आपके पास वर्टिकल में जो भी आपके पास वैल्यू होगी वही आपके पास हॉरिजॉन्टल में भी होती है, क्योंकि एंगल इनका क्या है 45 डिग्री है। और जो इसी वजह से जो अपने अल्टीमेट शेयर हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम कहते हैं वी यू डिज़ाइन की वैल्यू, वो भी आपके पास हमेशा कंप्यूट की जाती है एट क्रिटिकल सेक्शन या जिसे हम कहते हैं एट फेस एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्पोर्ट। अगर इसको ग्रामेटिकली देख लें तो आपके पास क्या होगा एट अ डिस्टेंस डी पे आपके पास क्या बनेगा क्रिटिकल सेक्शन बनेगा। वो आपके पास हर स्पोर्ट में बनेगा, मतलब अगर आपके पास स्पोर्ट वन साइड स्पोर्ट है चाहे आपके पास टू साइडेड स्पोर्ट्स हैं, हर स्पोर्ट के एट अ डिस्टेंस डी पे आपके पास क्या होगा क्रिटिकल सेक्शंस बन रहे हैं। अब इस क्रिटिकल सी अगर लोडिंग है केस हम उसकी शेयर फोर्स की डायग्राम ड्रा करें तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स जनरेट होती है वो आपके पास स्पोर्ट्स पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही होती है और सेंटर में जाकर शेयर फोर्स की वैल्यू मिनिमम होती है। इसलिए हम इसको एट अ डिस्टेंस डी पे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम फेस ऑफ द स्पोर्ट। अच्छा, अब अल्टीमेट शेयर डिजाइन फॉर डिजाइन इज कंप्यूटेड एट क्रॉस सेक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल सेक्शन एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्पोर्ट। और फिर हम इसको फाइंड करते हैं स्पोर्ट से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल सेक्शंस को, और थ्रू आप मिड स्पैन से भी आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। और मोस्टली जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस मेथड वो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्लियर स्पैन लेंथ। क्लियर स्पैन लेंथ मतलब इंटीरियर स्पैन लेंथ, जो भी आपके दो स्पोर्ट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है आप उसको यूज़ करेंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए। और जनरली जो आपके पास स्ट्रेट अप रेनफोर्समेंट होती है बीम्स में वो आपके पास क्या होती है सिमेट्रिक होती है अबाउट मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ द बीम के अगेंस्ट, एक्सेप्ट जितनी भी आपके पास स्पेशल केसेस हैं जैसे कैंटिलीवर बीम है तो उस केस में आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता, वरना आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है
या कोई आपके पास रोलर बीम्ड है, तो उस केस में या पिन स्प्लिट बीम्स है, तो उस केस में जितनी भी आपके पास शेयर एनफोर्समेंट होती है वो मोस्टली आपके पास सिमेट्रिकल होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मिड स्पैन या मिड पॉइंट आई गेस। तो इसलिए जनरली मोस्टली किया भी जाता है कि आधी बीम हाफ ऑफ द बीम डिजाइन करेंगे, तो फिर उसकी दूसरी साइड पे क्या होंगे, उसको रिप्लिकेट कर देते हैं उसी डिजाइन को। और अगर इसके अल्टीमेट शेयर कैलकुलेट करने के दो मैकेनिज्म हैं। एक तो ये है कि आप उनके जो डिफरेंट टेबल्स बने बनाए हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपको मिलते हैं, आप उनको यूज़ कर लें, उनसे आप फॉर्मूलेस देख लें, उनको यूज़ कर लें। दूसरा आपके पास ये होता है कि आप खुद जो बीम है उसके पहले आप रिएक्शन कैलकुलेट करें, रिएक्शन कैलकुलेट करके आप सेक्शन काटें एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ दिस स्पॉट और वहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो जो आपको इजी लगे आप दोनों में से कोई मेथड भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो अल्टीमेट शेयर आपको उसके सपोर्ट्स पे क्या हो जाएगा, WL/2, और इसी तरह उसके सेंटर में क्या हो जाएगा, WL/8। और लेकिन इसमें आपने वही भूलना नहीं है कि आपने इसमें जो लोड लेना है अल्टीमेट का, जब किसी भी बीम को एनालाइज करना है तो टोटल अल्टीमेट यूनिफॉर्म लोड लेना है। मतलब उसमें फैक्टर लोड होगा 1.4 टाइम्स ऑफ डेड लोड प्लस 1.6 टाइम ऑफ लाइव लोड। और इसी तरह अगर आप इसको मतलब ग्रामेटिकली याद रखना चाहें तो शेयर फोर्स की वैल्यू एक स्पोर्ट पे एक लोड एक्ट कर रहा होगा, फिर इस पर दूसरा लोड एक्ट कर रहा है, चाहे जितने भी नंबर ऑफ लोड एक्ट कर रहे हैं, तो सब के लिए आपने अलग अलग फार्मूला आपको पता होगा। हर टेबल में से पता चलता है कि थ्रू आउट स्पैन में लोड एक्ट कर रहा हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, WL/2। अगर मिड स्पैन तक लोड एक्ट कर रहा हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, WL/8। तो उन सबको आपने एडअप कर देना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अल्टीमेट वहाँ पे शेयर की वैल्यू कितनी आती है। बट मैं प्रेफर करता हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप इसको बेसिकली आप रिएक्शन कैलकुलेट कर लें किसी भी बीम के, और फिर उसको सेक्शन ड्रा करके या सेक्शन काट के एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सपोर्ट उसकी वैल्यू शेयर फोर्स की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो उससे आपके पास मिल जाएगी अल्टीमेट शेयर डिजाइन की वैल्यू, आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगी, इंस्टेड ऑफ कि आप वहाँ पे डिफरेंट फार्मूलेस को याद करें या उनको रटा लगाएं। अगर इस चीज़ को मैं समराइज करूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने फाइंड करना है अल्टीमेट शेयर एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द स्पोर्ट, जिसको आप डिजाइन के अंदर यूज करेंगे। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ, सॉरी कंक्रीट की शेयर स्ट्रेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आपने चेक करना है कि सेक्शन वहाँ पे एडिक्वेट है कि नहीं है, या फिर हमें सेक्शन की वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आपने चेक करना है कि वहाँ पे स्टेटअप्स की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, ये कंक्रीट की अपनी इतनी स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ कि उसको जो आपकी पास शेयर फोर्स आ रही है उसको रेजिस्ट कर सके। उसके बाद आपने स्पेसिंग चेक करनी है कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्टील स्ट्रिप की चेक स्पेसिंग का आपने चेक लगाना है या उसको फाइंड आउट करना है। और आपने फिर देखना होता है कि वहाँ पे रिक्वायर्ड स्पेसिंग की वैल्यू क्या है, उसको भी कैलकुलेट करनी है। एट द एंड आपको पास आपने सेलेक्ट करना है कि आपने स्ट्रिप का डायमीटर क्या होना चाहिए और उनकी स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, जो आपके पास तमाम कंडीशन जो मिनिमम मैक्सिमम है उन सबको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। अगर इसी चीज़ को मैं एक टेबुलर फॉर्म के ऊपर अंदर अंदर इसको समराइज करके आप लोगों को बताऊं, तो अगर सपोज आपके पास जब वी यू की वैल्यू लेस देन 0.5 वी से कम हो तो उस एरिया में क्या होगा, आपको स्टिरप्स नहीं रिक्वायर्ड। अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0.5 हो बट लेस देन ऑफ 5 वी सी, तो उस केस में भी आपके पास स्पेसिंग क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रिप स्पेसिंग यूज होगी। अगर इसकी वैल्यू टिल 3 टाइम्स ऑफ 5 वी सी है तो उस केस में आपके पास जो स्पेसिंग होगी वो केस आपका ए इसमें यूज हो रहा होगा। और केस ए क्या है कि जिसमें आपने D/2 या 24 इंचेस वाला आपने चेक लगाना है। ये 24 नहीं है, ये 24 इंचेस है, इसको सही कर लेना, ये वहाँ पे टाइपो मिस्टेक है। इसी तरह जब इसकी वैल्यू मोर देन 5 वी सी से ग्रेटर हो बट लेस देन ऑफ 5 वी सी, तो उस केस में आपने केस बी यूज करना है। और केस बी क्या है, बेसिकली वही केस ए को हाफ कर देना। जैसे D/2 है तो D/2 को हाफ करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, D/4 हो जाएगा।
तरह 24/2 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंचेस। तो जब इसकी वैल्यू 3 और 5 VC के दरमियान होगी तो उसमें आपके पास जो वैल्यू यूज होगी वो D/4 होगी या फिर आपके पास 12 इंचेस होगी। और जब VU की वैल्यू मोर देन हो जाए 5 टाइम्स ऑफ 5 VC तो आपके पास सेक्शन क्या हो जाएगा इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी, वहाँ पे आप स्पेसिंग स्टेटस प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। अगर इसी को आप एक एल्गोरिथम फॉर्म में देखना चाहें या उसको समझना चाहें तो आपके पास सबसे इसी तरह अगर आप इसको एक क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में देखना चाहें तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होगा कि VU की वैल्यू क्या है आपके पास और फाई आपने यूज क्या करना है 0.75। और तीसरी चीज आपको फाइंड आउट करनी पता होनी चाहिए कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या आती है। अगर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 6 टाइम ऑफ 5 VC VU की वैल्यू तो आपके पास सेक्शन क्या है इनसफिशिएंट है, मतलब आपने डायमेंशन वहाँ पे चेंज करनी है। चेंज क्या करनी है मतलब उनको इंक्रीज करनी है। अगर नहीं है मतलब उससे वैल्यू कम है तो आपने फिर वो चेक करना है वो पोर्शन किस पोर्शन में आपके पास स्टीरअप्स नहीं रिक्वायर्ड। अगर 0.5 भी इससे कम है अगर नो है तो मतलब आपको वहाँ पे फिर भी स्टीरअप्स नहीं रिक्वायर्ड। अगर उससे कम है तो फिर आपने चेक लगाना है 3 टाइम्स ऑफ 5 VC। अगर VU की वैल्यू मोर देन 3 टाइम्स ऑफ 5 VC है तो स्पेसिंग का चेक होगा वो क्या होगा D/4 और 12 इंचेस। अगर VU की वैल्यू लेस देन और 3 टाइम्स ऑफ 5 VC तो स्पेसिंग का चेक क्या हो जाएगा D/2 और 24 इंचेस। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम स्पेसिंग का चेक, तो उसका अपना फार्मूला है। उसके बाद आपने देखना है कि VU इज ग्रेटर देन 5 VC और नॉट। अगर वो मोर देन 5 VC है तो उस केस में स्पेसिंग जो आपने प्रोवाइड करनी है वो मैक्सिमम प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपने AV मिनिमम FY/D/V/S का फॉर्मूला यूज करना है। और अगर नहीं है तो उसमें आपने यूज करना है जो भी आपके पास मिनिमम स्पेसिंग आ रही हो, जो ऑलरेडी जो आपके पास स्पेसिंग चल रही है वो इसके अंदर यूज होगी। अब इसकी जो जनरल ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर बताऊं तो इसमें जो होता है जो अपने डिजाइन स्टेप्स आपने जो स्पेसिंग आपने यूज की है वो आपके पास इनएडिक्वेट हो सकती है डिफरेंट मतलब वेज में। बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब स्पेसिंग आपने प्रोवाइड की हो बहुत ज़्यादा लार्ज है या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं इसके ऊपर। तो अगर आपके पास स्पेसिंग बहुत ज़्यादा लार्ज है, टू लार्ज वैल्यू आ जाए स्पेसिंग की, मतलब 20 इंचेस स्पेसिंग आ जाए या 30 इंच की स्पेसिंग आ जाए तो आपने इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लेग्स ऑफ स्टिरप्स डायमीटर में भी डिक्रीज, मतलब नंबर ऑफ जो लेग्स हैं उनको कम करें या फिर आप स्टिरप्स का डाया इंक्रीज करें। अगर आपके पास स्पेसिंग बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उस केस में आपने इसको अपोजिट करना है, मतलब इधर आपने नंबर ऑफ लेग्स को इंक्रीज करना है या फिर आपने स्पेस स्टिरप्स का डायमीटर को इंक्रीज करना है। और जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप यूज करें मिनिमम स्ट्रिप डायमीटर और मिनिमम नंबर ऑफ लेग्स के साथ आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अगर आपके पास स्पेसिंग बहुत ज़्यादा स्मॉल है, सपोज आपके पास जब उसकी वैल्यू लेस देन 100 mm होती है या लेस देन 4 इंचेस आता है तो उसका मतलब क्या आप अपने नंबर ऑफ लेग्स वहाँ पे इंक्रीज करें स्टेप्स की। अगर ऑलरेडी नंबर ऑफ लेग्स ज़्यादा है तो फिर आप उसमें स्ट्रेप का डायमीटर इंक्रीज कर दें, मतलब आपने अगर पहले नंबर 3 बार स्ट्रेप्स के लिए यूज़ किया हुआ है तब आप उसको नंबर 4 बार पे ले जाएं। दूसरा ये है कि अब जब शेयर फोर्स कम होगी तो हम न स्टेप स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं बल्कि हम स्टेप्स कंप्लीटली मतलब इस तरह हम मैकेनिज्म कर सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं हो सकती। तो स्टेरप्स हर उस बीम के लिए रिक्वायर्ड है जिसमें VU की वैल्यू मोर देन 5 VC से। जैसे इसकी वैल्यू कम हो जाए तो वहाँ पे स्टेरप्स आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड ही नहीं है उस जोन में। इसको हम एक फर्दर थोड़ा स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे आपके पास एक एग्जांपल गिवन है कैंटिलीवर बीम की, जिसका आपको फिगर पे नज़र भी आ रहा होगा। उसकी आपने डिज़ाइन करनी है शेयर इन्फोर्समेंट फॉर कैंटिलीवर बीम शोन इन फिगर, और FYMC आपने यूज़ करनी है 3 की SI, FY आपने यूज़ करना है 40 की SI और कवर आपको गिवन है 2.5 इंचेस।
तो जो फिगर से हमें या जो स्केच है उसके मुताबिक हमें जो गिवन है कि बीम क्रॉस सेक्शन क्या है 10 बाय 20 इंचेस और उसमें 3 बार प्रोवाइड की गई है नंबर 8 की। और जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसमें हमें पता चल रहा है कि लोड बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है 25 के और लेंथ ऑफ द बीम कितनी है 6 फीट। और जो एंड ऑफ द बीम है या टिप ऑफ द बीम है वहां से लोड एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 फीट। और हमने इस बीम के अगेंस्ट आपने यूज कर डिजाइन करनी है शियर रिइंफोर्समेंट। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है डिजाइन का, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करने हैं फैक्टर लोड। लाइव लोड हमें गिवन था 25 किप्स और डेड लोड हमें क्या होगा बीम का जो अपना सेल्फ वेट होगा। और सेल्फ वेट के लिए फार्मूला हम यूज कर सकते हैं BH बाय 144 इंटू डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट। उससे हमारे पास जो डेड लोड आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.208 किप्स फीट। तो डेड लोड को और लाइव लोड का उसके बाद हम फैक्टर करेंगे। लाइव लोड के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई होता है आपके पास 1.6 और डेड लोड के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई होता है 1.2। तो लोड का फैक्टर करके आप दोबारा जो गिवन बीम है उसको आप रीड्रा करेंगे। तो डेड लोड आप पहले आपको गिवन था लाइव लोड 25 किप, तो उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 किप्स। और उसके अलावा जो डेड लोड होगा वो आपका क्योंकि थ्रू आउट द बीम के ऊपर एक्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25 किप पर फिट, जो कि आपको पूरी बीम के ऊपर एक्ट करना होगा। तो ये तो होगा आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि आपने उस बीम की जो बनी है उसी की आपने शियर फोर्स डायग्राम बनानी है। लेकिन वही है कि शियर फोर्स डायग्राम आप तब बना पाएंगे जब सबसे पहले आप इसके रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद आप इसकी शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। तो जैसे आप जो गिवन बीम है इसके हमने सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट किया तो उससे हमारे पास जो रिएक्शन आया सपोर्ट पे वो कितना आ गया 40.5 किप्स। इस 40.5 किप्स के अगेंस्ट हमने शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर ली। उसके बाद स्टेप 3 में आपके पास आपने कैलकुलेट करना है डिजाइन शेयर, जिसे हम कहते हैं VU डिजाइन VUD। और ये हमेशा आपने कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ द स्पोर्ट। मतलब जो भी आपका स्पोर्ट पे डिस्टेंस आ रहा है उसको एट अ डिस्टेंस D पे। तो अब हमारे पास D क्या होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है। तो कवर में गिवन था 2.5 इंचेस, 20 माइनस 2.5 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 17.5 इंचेस। तो हम इसको या आपके पास जैसे इस केस में आपके पास गिवन होगा 17, आप 17.5 लेना चाहिए, थोड़ी ये मिस्टेक है, 17 ही होगा, ये 17.5 होगा। VU डिजाइन क्या हो जाएगा 41.5, जो आपके पास वहाँ पे स्पोर्ट प्रेडिक्शन आ रहा था -17 डिवाइड बाई 12 इंटू 0.25 क्या मतलब आपने सेक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली आपने इस साइड से काट दिया, डिस्टेंस D पे आपने सेक्शन को काट दिया। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे सेक्शन काटा है वहाँ पे आप शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, जो भी आपके पास सपोर्ट पे रिएक्शन आ रहा है माइनस जो भी यहाँ पे इन बिटवीन इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है। इस लोड में कौन सा एक्ट कर रहा है, एक ही लोड एक्ट कर रहा है जो कि डेड लोड ऑफ द बीम है। उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो सब वैल्यू आप पता चल जाएगी VU डिजाइन की 41.15 किप्स। और उसके बाद हम VN नॉमिनल शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। वो क्या होता है VU बाय 5 की वैल्यू इसकी क्या होती है 0.75, तो उससे हमारे पास नॉमिनल शेयर क्या आ जाएगा 54.9 किप्स। ये आपका स्टेप 3 होगा। तो स्टेप 4 में आपने कैलकुलेट करना है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट VC की वैल्यू। VC का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि VC का फार्मूला होता है 2√F'(C) BWD। इसके अंदर आपके पास F'(C) आपके पास गिवन था 3 KSI या 3000 PSI यूज करेंगे। BW आपके पास गिवन है विड्थ 10 इंचेस और डेप्थ आपको गिवन है 17.5 इंचेस। इसको आप 1000 पे डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास गिवन जितने भी हैं PSI से क्यूब्स में चले जाए। तो उससे आपके पास शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी कंक्रीट के लिए, वो कितनी आ गई 18.62 किप्स। अब इसकी वैल्यू क्योंकि ये शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू लेस देन आई है VN से, इसका मतलब है यहाँ पे शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है। अगर इसकी वैल्यू मोर देन आ जाती VN से तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बीम के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, मतलब वहाँ पे उसकी शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कंक्रीट के अंदर आपने इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जो भी शेयर फोर्स आ रही है उसको रेजिस्ट कर सके। नेक्स्ट स्टेप 5th होता है, उसमें आप चेक करते हैं क्रॉस सेक्शन की एडिक्वेसी को।
और उसको चेक करने का प्रोसीजर होता है वी एस शुड नॉट बी मोर देन 8 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डब्ल्यू डी के अगेंस्ट, या फिर आप इसको वी एन के अगेंस्ट देखें तो वही है वी एन इज इक्वल टू वी सी प्लस वी एस होता है, वी सी होता है आपके पास 2 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डी, और वी एस आपने फार्मूले से आपको पता चला 8 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डब्ल्यू डी, अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डब्ल्यू डी कॉमन ले लें तो उससे क्या पता वी एन इज इक्वल टू 10 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डब्ल्यू डी हो जाएगा आपके पास, या इसको आप सिंप्लीफाई करके 5 टाइम्स ऑफ वी सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उससे आपके पास वी एन की वैल्यू आ जाएगी 93.1 किप्स। अब हमारे पास शेयर की वैल्यू 93 से कम है, तो इसका मतलब हमारे पास क्रॉस सेक्शन क्या है, ओके। अगर इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होती थी इसका मतलब है हम क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, तो हम नीचे लिख देते कि सेक्शन इज टू मच कंजेस्टेड, स्टेप्स कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, लेकिन इस केस में हमारा ऐसा केस नहीं था। उसके बाद हम चेक लगाते हैं स्टेप्स की लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए, मतलब आपने किस पॉइंट पे d/2 कहाँ पे यूज़ करना है, d/4 कहाँ पे यूज़ करना है। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला था वी एस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डब्ल्यू डी, और उसी तरह जब आप वी एन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 अंडर रूट एफ प्राइम सी बी डब्ल्यू डी, या उसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू वी सी बी हम इसको लिख सकते हैं, तो उससे हमारे पास 3 वी एन इज इक्वल टू 3 वी सी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 55.8 किप्स आ गया नॉमिनल शेयर। जहाँ तक हमारे इसका मतलब क्या है कि जहाँ तक आपके पास शेयर की वैल्यू 55.8 है वहाँ तक आपके पास स्टेप स्पेसिंग क्या होगी d/2 और 24 इंचेस होगी। अगर उससे जहाँ भी इसकी वैल्यू एक्सीड कर जाती है उसके बाद मतलब अगर शेयर की वैल्यू हमारे पास होती है, क्योंकि लेकिन इस केस में क्या है कि आपके पास मैक्सिमम शेयर कितना है 54.9 और यहाँ पे स्टेप्स की वैल्यू आ रही है 55.8, इसलिए आपके पास थ्रू आउट द बीम स्पेसिंग क्या हो जाएगी d/2 और 24 इंचेस। अब उसके बाद हमने चेक लगाना है स्पेसिंग का मैक्सिमम का या मिनिमम का, तो वी एस हमारे पास फॉर्मूला होता है ए वी एफ वाई बाई डी बाई एस, और वहाँ से आप एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाती है ए वी एफ वाई डी बाई वी एस। एज्यूम करते हैं या हम उसको यूज़ करते हैं नंबर 4 बार स्टेप्स और यूजिंग 2 लेग स्टेप्स, उससे ए वी क्या हो जाएगा आपके पास 0.4 इंचेस, 0.4 इंचेस कैसे आपके पास ये 2 लेग स्टेप है तो ये क्या हो जाएगा ए वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ बार, तो नंबर 4 बार का एरिया होता है 0.2 इंचेस स्क्वायर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0.4 इंचेस स्क्वायर। तो इसी तरह जब हम स्पेसिंग फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए वी एफ वाई डी, और वी एस की जगह हम लिख सकते हैं वी एन माइनस वी सी, तो ये हमारे पास वी एन माइनस वी सी था। तो उसके अंदर अब आपने फार्मूले के अंदर बस जो भी आपके पास वैल्यू सारी गिवन है उनको आपने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो उससे आपके पास स्पेसिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5 इंच सेंटर टू सेंटर। दूसरा आपके पास इसका चेक था d/2 का, तो d/2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है 17.5 डिवाइडेड 2, तो आपके पास आ जाएगी 8.5 इंच स्क्वायर, और दूसरा था 24 इंच। तो हमारे पास अब 3 क्राइटेरिया मानी है, एक का आपके पास 7.5 है, दूसरा 8.5 है, तीसरा आपके पास 24 है। आपने इन तीनों में से क्या करना है मिनिमम यूज़ करना है, तो मिनिमम हमारे पास कितना है 7.5। तो अब आप जो स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं वो 7.5 कर सकते हैं या उससे कम प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्टली हम इसको राउंड फिगर में लेके चलते हैं, तो हम इसलिए हम यूज़ कर लेते हैं एज्यूमिंग की स्पेसिंग कितनी हम लेनी चाहिए, इसमें लेंगे 7 इंच सेंटर टू सेंटर ले लेंगे। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जब भी फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड की जाती है वो हमेशा की जाती है s/2 पे, मतलब जैसे ये 7 इंच है तो उसको 7/2 करेंगे तो क्या आ जाएगी 3.5 इंचेस, तो 3.5 के अगेंस्ट भी नहीं, वो आप उसको प्रोवाइड करेंगे 3 इंचेस में फ्रॉम फेस ऑफ द स्पोर्ट, और फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट जो भी आपके पास स्पेसिंग आ रही है। जैसे यहाँ पे पहली स्टेप आप 3 इंचेस में प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप स्पेसिंग 7 इंटू 7 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे टिल यहाँ तक आपके पास स्पेसिंग की वैल्यू पॉइंट नहीं मिल जाता आपको VC/2 का, तो वहाँ तक आप वहाँ पे इसकी स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। VC/2 पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, VC की वैल्यू आपको पास पता है कितनी थी 18.62, उसको 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगी
9 आ जाएगा। 18/2 क्या होता है, 9 हो जाता है टोटल। तो टोटल हमारे पास ये कितनी थी, 6 फीट। तो 6 × 12 72, और उसमें से आप फिर 9 उसमें से माइनस कर लें, तो जो पीछे आपके पास बन जाती है वैल्यू, वो आपके पास, उसको माइनस करने के बाद अराउंड 9 या 9.9 या 9.8 बनती है। तो उसको राउंड ऑफ करके आप 10 भी कर लें, तो टिल 52 इंचेस आपने वहाँ पे उसकी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद आपने बताना होता है कि इसके अंदर शेयर फोर्स डायग्राम के अंदर शो करना होता है कि कौन सा पॉइंट VC पे है, कौन सा पॉइंट आपका VC/2 पे लाइक कर है। क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है, मतलब आपके एकदम सडन ड्रॉप होता है लोड के ऊपर, जहाँ पे आपके पास लोड एक्ट कर रहा है, वहाँ से शेयर फोर्स की वैल्यू एक ड्रास्टिक चेंज होता है। तो जितना भी आपके पास VC और VC/2 है, वो सारी एक ही लाइन के ऊपर लाइक कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आपने चेक लगाना है AV मिनिमम का या ये S मैक्स का। तो उसका फार्मूला क्या था, AVF/D/2 शुड नॉट बी मोर देन D/2 और 24 इंचेस। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो भी आपका इसका विद इन रेंज ही इसका आंसर आएगा। इसी तरह एक उसकी एक और एग्जांपल देख लें, जो कि आपका है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, जिसके लिए हमने शेयर डिज़ाइन करना है। तो बीम के ऊपर क्या रह रहा है कि लाइव लोड एक्ट कर रहा है 7.5 किप पर फिट का, और उसके ऊपर F'(C) आपने यूज़ करनी है 4 KSI, F5 आपने यूज़ करना है 60 KSI। क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है बीम का 14/28 इंचेस, और बीम के अंदर 6 नंबर 9 बार रेनफोर्स्ड है। उसके लिए आपने डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आपके वही लोड्स आपने कैलकुलेट करने हैं। लाइव लोड गिवन है आपके पास, डेड लोड आपके पास गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आप उसकी कंक्रीट का जो सेल्फ वेट है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसके फैक्टर लोड कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर लोड कैलकुलेट करने के बाद अल्टीमेट जो भी लोड आता है आप उसको कैलकुलेट कर लें, या इंडिविजुअली फैक्टर लोड भी अप्लाई करना आपकी मर्जी है। लेकिन अब ये क्या है कि लाइव लोड भी आपको यूडीएल की फॉर्म में गिवन था, डेड लोड भी आपको यूडीएल की फॉर्म में ही होता है। तो इसलिए बेहतर है कि उसको आप एक सम अप करके उसको अल्टीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जब आप उसको अल्टीमेट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप उसको बीम के ऊपर अप्लाई कर दें रीड्रा करके, उसकी आप SFD ड्रा करें, और उसकी जब SFD ड्रा हो जाए तो उसके बाद आप उसकी डायरेक्शन निकाल के SFD ड्रा कर लें। थर्ड स्टेप में आपने वही डिज़ाइन शेयर वैल्यू फाइंड करनी है एट ए डिस्टेंस D के ऊपर। तो वो क्या हो जाएगी, जो भी आपके पास स्पोर्ट के ऊपर वैल्यू आ रही है रिएक्शन की -D/12 इंटू जो भी आपके पास वहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है उस पोर्शन में, उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास शेयर डिज़ाइन की वैल्यू आ जाएगी एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द स्पोर्ट। उसके बाद आप नॉमिनल शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें यूजिंग 5 = 0.75। नेक्स्ट स्टेप होता है आपने चेक करना होता है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्या है। तो उसका फार्मूला था 200F'(C) BWD एज पर ACI 11.2.1.1। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जितनी भी शेयर डिज़ाइन के अंदर अंडर रूट की फॉर्म में है F'(C) वो सारे आपने PSI के अंदर यूज़ करने हैं। इस फार्मूले में किसी फार्मूले में आपने गलती नहीं करनी कि उसको KSI में यूज़ कर दें, सारे आपके PSI के अंदर यूज़ होते हैं ये फार्मूले। तो इस क्वेश्चन के लिए जब आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास VC की वैल्यू आ जाएगी 49.6 किप्स। अब इसकी वैल्यू लेस देन है नॉमिनल शेयर के, जो कि वैल्यू कितनी थी 169। तो इसका मतलब है शेयर एनफोर्समेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड है। या उसके बाद आप चेक करेंगे एडिक्वेसी ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है 5 टाइम्स ऑफ VC। वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे आपको पास पता चल जाएगा कि क्रॉस सेक्शन भी ओके है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 169.9 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 268 किप्स। अब 248 बड़ा है, 169 उससे कम है, तो मतलब ये क्रॉस सेक्शन क्या है, ओके है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप होता है स्टिरअप्स की लिमिट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं Vn = 3 टाइम्स ऑफ VC। तो Vn हमारे पास कितना आ जाएगा 148.8 किप्स। हाँ, तो अब यहाँ से आपको लिमिट ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जब जहाँ तक भी आपकी स्पेसिंग मतलब शेयर इन्फोर्समेंट की वैल्यू टिल 148.8 किप्स रहती है, मतलब ये जैसे आप शेयर इन्फोर्समेंट की डायग्राम है, तो यहाँ पे क्या सेंटर में 0 है, उसके बाद ये शेयर इन्फोर्समेंट की वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट होगी। तो जहाँ तक आपकी शेयर इन्फोर्समेंट की वैल्यू 148 तक जाएगी इस पोर्शन तक,
वहाँ तक आपकी स्पेसिंग क्या होगी, D/2 और 24 इंचेस जहाँ तक। लेकिन जैसे ही आप इस मतलब 148 से एक्सीड करेंगे तो उस पोर्शन में आपके पास स्पेसिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, दैट इज D/4 और 12 इंचेस। तो उसके बाद आप चेक करेंगे डिज़ाइन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट परफॉर्म करेंगे, मतलब आप स्पेसिंग को चेक लगाएंगे। जैसे हम इस केस में नंबर 3 बार सेट कर रहे हैं 2 लेग स्टिरअप्स, ए वी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मतलब 2 टाइम्स इनटू द एरिया ऑफ नंबर 3 बार, जो क्या होता है 0.11 इंच होता है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 0.22 इंच स्क्वायर। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ए वी एफ बाई डी ओवर वी एस, या जिसे हम कह भी सकते हैं वी एन माइनस वी सी वी। इसके अंदर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी स्पेसिंग आपके पास आ जाएगी 3.07 इंचेस। अब इसकी वैल्यू और D/4 और 12 इंचेस, या फिर आप D/2 और 24 इंच से कंपेयर करेंगे, उन सब की वैल्यू ग्रेटर आएंगी, आपके पास जो मिनिमम स्पेसिंग क्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3 इंच सेंटर टू सेंटर। तो स्पेसिंग आप प्रोवाइड करेंगे टिल वी सी कितनी है 49.6 किप्स तक। तो लेकिन फिर वही है कि पहली बार आपने प्रोवाइड करनी है S/2 मतलब 3/2 इज इक्वल टू 1.5 इंचेस, और उसके बाद आपने 34 बार प्रोवाइड करनी है एट द रेट ऑफ 3 इंच सेंटर टू सेंटर टिल 103.5 इंचेस। जिसके बाद स्पेसिंग आपकी चेंज होएगी, तो स्पेसिंग आपने प्रोवाइड करनी है 2 एट द रेट ऑफ 14 सेंटर टू सेंटर, जो कि आपका मैक्सिमम हो जाएगी टिल VC/2 तक। अब जो अपने कैलकुलेशन स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है VC और VC/2 के लिए, उसके लिए फार्मूला जो आपने यूज़ करना है वो यूज़ करना है एस मैक्स का। एस मैक्स इज इक्वल टू AVF/D ओवर 50B/W का फार्मूला जो आपके पास ECI 11.4.63 के अंदर है, वो यूज़ करेंगे तो उससे आपके पास स्पेसिंग कितनी आती है 18.86 इंचेस, और दूसरा आपके पास स्पेसिंग आती है 24 इंचेस और 24 इंचेस। सब में सबसे स्मॉल कितनी है 14 इंचेस है, इसलिए आप उसको नंबर 3 बार एट द रेट ऑफ 14 इंच सेंटर टू सेंटर हमने इसको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ स्पेसिंग चेंज करें। इन केस अगर आप थ्रू आउट द बीम भी 34 बार्स या जो भी आपकी नंबर ऑफ बार्स बनती हैं उसको इवन आप VC/2 के बाद भी एट द रेट ऑफ 3 इंच सेंटर सेंटर भी प्रोवाइड कर दें, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि उसमें क्या होगा आपके पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही होगा। लेकिन यही होगा कि वो थोड़ा सा कॉस्टली बन जाएगा, क्योंकि इतनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो आपने वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड की है वहाँ पे। आई होप ये आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा टॉपिक, शेयर डिज़ाइन ऑफ बीम हम करते कैसे हैं, उसको किया कैसे जाता है या उसको सॉल्व कैसे करना है। बाकी आपके लिए ये डिफरेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट 1 2 3 एंड 4, ये आपने अपने टाइम के ऊपर ट्राई करनी है, इनको सॉल्व करें। अगर कुछ मसला आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो वो भी आप लोग अपने बारे में कमेंट्स में या आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।